तो वॉर जोन से बड़ी खबर है जहां पर जॉर्डन ने ईरान की मिसाइल इंटरसेप्ट कर ली है। रिहायशी इलाके में मिसाइल का मलबा गिरा है, इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। ईरान ने अमेरिकी बेस की ओर यह मिसाइल दागी थी, लेकिन समय रहते इसे डिटेक्ट कर लिया गया है, यानी कि इंटरसेप्ट कर लिया गया है और रिहायशी इलाके में इसे टारगेट कर दिया गया और इस मिसाइल का मलबा रिहायशी इलाके में मिला है। ईरान ने अमेरिकी बेस की तरफ दरअसल ये मिसाइल दागी थी, उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश यहां पर ईरान की थी, लेकिन जैसे ही ये मिसाइल छोड़ी गई इसे जॉर्डन ने इंटरसेप्ट किया और इस पर टारगेट अटैक करके इसे मार गिराया है, जिसका मलबा रिहायशी इलाके में जाकर गिरा। ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं आपको। लगातार ईरान की तरफ से अटैकिंग मोड में मिसाइलों को इस वक्त छोड़ा जा रहा है, क्योंकि जो हमला हुआ है उसके पलटवार में अब लगातार जो ईरान हमला कर रहा है वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वो बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। जो अमेरिकी बेस है अलग अलग देशों में, उनको टारगेट किया जा रहा है। शुएब रजा इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शुएब, ये समझाइए कि अगर आने वाले वक्त में ये पलटवार और वार रुकता नहीं है तो कितनी वर्स्ट सिचुएशन हम देख सकते हैं वॉर जोन में? बिल्कुल, देखिए आर्थिक तौर पर भी एक बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि गल्फ की जो कंट्रीज है, खासतौर पर चाहे सऊदी अरब हो, दुबई हो, कतर हो, कुवैत हो, ओमान हो, ये तमाम जितनी भी गल्फ कंट्रीज है जहां पर अमेरिका के अड्डे भी है, जहां अटैक किया जा रहा है लगातार, अगर ये जंग और ज्यादा चलती है कुछ दिनों तक तो यहाँ आर्थिकी भी एक तरीके से ठप हो जाएगी और आर्थिक गतिविधियां अगर ठप होती है तो फिर उसका पूरी दुनिया में असर देखने को मिलेगा। न सिर्फ तेल की आपूर्ति पर असर होगा बल्कि और दूसरी चीजों पर भी। खासतौर पर हमारे देश के भी करीब 1 से 1.5 करोड़ या उससे भी ज्यादा लोग इन देशों में काम करते हैं, चाहे सऊदी अरब हो, यूएई हो, कुवैत हो, कतर हो, इन तमाम देशों में। तो ये तमाम जो चीजें हैं अगर बढ़ती है, क्योंकि हमने देखा है कि हमले लगातार जारी है, इजराइल और अमेरिका की तरफ से भी रुक रुक कर जो निशाने हैं वो साधे जा रहे हैं। जो ईरान में एक स्कूल पर हमला हुआ, क्योंकि एक मिसाइल वहां पर गिरी है मिनाब शहर में, वहां से खबर है कि 40 से ज्यादा जो छात्र छात्राएं उनकी मौत वहां पर हुई है और नंबर जो है वो बढ़ रहे हैं वहां पर। ईरान की जो मीडिया है ये दावा कर रहा है कि स्कूल पर ये जो हमला है वो हुआ था। इसके अलावा इजराइल के चाहे हाइफा शहर हो या दूसरे जो शहर है वहां से भी इस तरह की तस्वीरें आ रही है कि भले ही इजराइल ने तमाम हमलों को रोकने की कोशिश की हो, लेकिन बहुत सारी ऐसी मिसाइलें हैं ईरान की जो गिरी है और नुकसान हुआ है वहां पर भी। इसी तरह से हमने बहरीन में देखा कि बहरीन में एक बड़ा जो धमाका है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है, कैमरे में वो कैद है और जो बहरीन के लोग हैं वो वहां पर ये भी बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि अमेरिका के अड्डों पर ईरान की ये मिसाइलें हैं। इसी तरह से हमने कोई यकीन नहीं कर सकता कि यूएई के जो शहर है या जो अड्डे अमेरिकन वहां पर इस तरह के हमलों की कोई उम्मीद नहीं करता था, लेकिन आज वहां पर भी हमले हुए। सऊदी अरब की राजधानी रियाज में भी हमला हुआ। तो तमाम जगहों पर कतर में एक के बाद एक हमले हो रहे हैं, कई मिसाइलों को रोका जा रहा है, कई जो मिसाइल है वो कामयाब भी हो रही है। तो ये सिलसिला लगातार जारी है और पहले ही दिन हम देख रहे हैं कि पूरा जो मिडिल ईस्ट है, क्योंकि हमने अब तक ये देखा था कि वहां पर जो भी जंगें होती रही थी वो इजराइल गाजा के दरमियान हो तो वहीं तक महदूद रहती थी, लेकिन ईरान पर जैसे ही अमेरिका और इजराइल का इस बार हमला हुआ तुरंत पूरी मिडिल ईस्ट में फैलती हुई दिखाई दी और तमाम जो अरब देश है जिन जिन जगहों पर ईरान की मिसाइलें गिर रही है या उनको रोक रहे हैं या वो देश ये कह रहे हैं कि उनको भी हक हासिल है कि वो भी पलटवार करे। हालांकि अमेरिका और इजराइल ये कह रहे हैं कि जब तक रिजीम चेंज नहीं होगी ये हमले नहीं रुकेंगे। सवाल ये है कि पिछली बार भी 12 दिनों की जंग हुई थी, उसका नतीजा क्या निकला था? हालांकि ये बात सच है कि जो टॉप लीडर थे, खासतौर पर जो सेना के अधिकारी थे, उनको जरूर इजराइल ने मार दिया था, लेकिन बाद में जो जंग हुई थी फिर जो बातचीत की टेबल उस पर आना पड़ा था। इस बार ऐसा क्या होगा? क्या वाकई अमेरिका के जो बेड़े हैं, क्योंकि ईरान ये कह रहा है कि इन बेड़ों पर भी वो मिसाइल मारेगा, इस तरह की भी कोशिश की गई है। ये भी कह रहा है कि जब तक दुश्मन का खात्मा नहीं हो जाता है तब तक ईरान रुकने वाला नहीं है, यानी कि ईरान एक लॉन्ग वॉर के मूड में नजर आ रहा है। लेकिन क्या ईरान इस लॉन्ग वॉर को अफोर्ड कर सकता है इकोनॉमिकली या सैन्य स्तर पर भी हम देखें तो क्या ईरान इस स्थिति में है कि अगर ये वॉर और ज्यादा लंबी हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं होगी ईरान को? देखिए 1979 के बाद जब वहां इस्लामिक क्रांति हुई ईरान में, उसके बाद से ही सैंक्शंस है बहुत ज्यादा ईरान पर और आर्थिक तौर पर ईरान बहुत ज्यादा कमजोर है, बात सच है। लेकिन हमने ये भी देखा है कि इसी दौर में करीब 12 साल तक ईरान और इराक की जंग चली थी। सद्दाम हुसैन जब जिंदा था सद्दाम हुसैन, उस वक्त ईरान के साथ लड़ाई हुई थी और 12 साल तक चली थी। उस वक्त इराक को जो बैकअप था वो अमेरिका का था। उस वक्त भी ईरान ने एक लंबी लड़ाई लड़ी थी। हालांकि अब जमाना बदल गया है, तकनीक बदल गई है। पहले लड़ाई मैदान में लड़ी जाती थी, अब आसमान, समुद्र और तमाम जगहों पर हम देखते हैं मिसाइल का इस्तेमाल, तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। जो देश मजबूत होता है उसके चांसेस ज्यादा होते हैं जीतने के। तो अगर इन तमाम सिचुएशंस को देखते हैं तो अमेरिका और इजराइल के पास यकीनन तकनीक बहुत ज्यादा है, क्योंकि जमीनी जंग की स्थिति ना तो बनेगी मुझे लगता है और इस तरह की स्थिति ना ही आएगी। तो अगर इस तरह की स्थिति नहीं आती और आसमानी जंग लड़ी जाती है, समुद्र में भी मिसाइल्स के जरिए, तकनीक के जरिए, साइबर वार, ये तमाम चीजों का जो भी एक तरीके से वार पलटवार होगा, उसमें यकीनन अमेरिका मजबूत है, इजराइल मजबूत है। लेकिन ईरान ये कहता रहा है कि अगर इस बार जंग होती है तो हम ऐसा नहीं होने देंगे कि एक दिन आपने हमला कर दिया और दूसरे दिन अमेरिका कहेगा कि बस हो गया, अब हम बातचीत करते हैं। क्योंकि पहली बार जब 12 दिनों की जंग बनी हुई है उससे समझा जा सकता है कि मिडिल ईस्ट में इस वक्त टेंशन बिल्कुल पीक पर है। बहुत शुक्रिया शिव हमारे साथ जुड़ने के